जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ईडी के सवालों से लालू यादव का सामना। पटना के ईडी जोनल दफ्तर में 2.5 घंटे से हो रहे हैं सवाल जवाब। पटना ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ गया। 30 मिनट तक गेट पर ही खड़े रहे लालू यादव। लालू यादव से ईडी की पूछताछ पर मीसा भारती का बयान। कहा, केंद्रीय एजेंसियां मेरे पूरे परिवार को परेशान कर रही हैं। कल सरकार गई और आज पूछताछ के लिए बुला लिया गया। लालू से ईडी की पूछताछ पर भड़की बेटी रोहिणी। कहा, मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई और ईडी होगा। लैंड फॉर जॉब मामले में कल तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी ईडी। पटना में ईडी के ऑफिस में सवाल जवाब होंगे। हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर पर ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन के घर से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। दिल्ली में ईडी की कार्रवाई के बाद बढ़ाई गई रांची में मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन शांति निकेतन स्थित घर पर मौजूद नहीं है। हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर बोले बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव। कहा, जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेदार हैं। शुरू से पूरी प्रक्रिया के साथ खेल रहे थे। खिचड़ी घोटाले में संजय राउत के भाई संदीप राउत से कल पूछताछ होगी। ईडी ने संदीप को पूछताछ के लिए तलब किया है। 9वीं बार सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट के साथ पहली बैठक। नीतीश कैबिनेट का फैसला, कैबिनेट ने सत्र का फैसला नीतीश पर छोड़ा। 5 फरवरी को बुलाया जाने वाला बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल गया है। अभी कोई तिथि तय नहीं हुई। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, हमने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ा। इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं। इंडिया गठबंधन दलों में समन्वय नहीं। कांग्रेस बड़े पदों को कब्जाने में लगी थी। नीतीश मंत्रिमंडल में अभी नहीं होगा विभागों का बंटवारा। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार ही देखेंगे सभी विभागों का कामकाज। जयराम रमेश ने नीतीश पर निशाना साधा। कहा, बिहार के कई नेता गिरगिट को भी टक्कर देते हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन का नीतीश जी ने अंतिम संस्कार कर दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की। छात्रों के सवालों का दिया जवाब। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, हर चुनौती के लिए खुद को तैयार रखना जरूरी। इस बार परीक्षा पर चर्चा के लिए 2 करोड़ से ज्यादा छात्रों और अभिभावकों और शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। हिंदू पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। ज्ञानवापी के शिवलिंग और फवारा विवाद में याचिका। सील इलाके में वैज्ञानिक सर्वे की मांग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सील है विवादित क्षेत्र। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अंतरिम रोक जारी रहेगी। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बंगाल से बिहार में प्रवेश करेगी। किशनगंज में दाखिल होने पर राहुल गांधी जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार के किशनगंज में राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी की विचारधारा नफरत और हिंसा। सीएए को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में बड़ा दावा किया। गारंटी दे रहा हूं कि 7 दिन के अंदर पूरे देश में सीएए लागू होगा। सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूसीसी पर बयान। चुनाव से यूसीसी लागू करने के लिए हमारी सरकार तैयार। यूसीसी के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कर्नाटक में हनुमान ध्वज हटाने पर संग्राम छिड़ा। विरोध कर रही भीड़ पर लाठीचार्ज हुआ। बीजेपी, जेडीएस और बजरंग दल सड़क पर उतरे। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के बयान के बाद सीएए पर यह बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सीएए पर अभी कुछ भी तय नहीं है। बीजेपी सोर्सेस से यह सबसे बड़ी खबर। उत्तराखंड में यूसीसी के बाद सीएए लागू करने पर विचार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, 5 से 7 फरवरी को उत्तराखंड में यूसीसी पास हो सकता है। और शांतनु ठाकुर का अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ा दावा और बड़ा बयान सामने आया था, जहां उनकी तरफ से कहा गया था कि देश में 7 दिन में सीएए लागू होगा।
शांतनु ठाकुर की तरफ से इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया था, सुनिए। आगामी एक सप्ताहेर मध्य ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। हमारे सहयोगी आमोद राय इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, वो बयान हमने सुना जिसमें ये गारंटी दी कि 7 दिन में सीए लागू हो जाएगा, लेकिन इसको लेकर फिलहाल क्या बड़ी खबर? देखिए, सीए को लेकर बीजेपी का साफ कहना है कि अभी फिलहाल उसको लागू करने पे कोई विचार नहीं हो रहा है। बीजेपी का ये मानना है कि इसको लागू करने की प्रक्रिया है और उसके लिए अभी कोई तैयारी नहीं हुई है। बीजेपी का ये भी दावा है कि पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा, जो 5 से 7 तारीख के बीच लागू हो जाएगा। उसके बाद इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन शांतनु ठाकुर ने जो बयान दिया है, बीजेपी सूत्र कह रहे हैं कि वो थोड़ा होश में जोश में होश थोड़ा कम करके ऐसा बोल दिए हैं कि हफ्ते भर में लागू होगा, लेकिन ऐसा अभी नहीं होने जा रहा है। क्योंकि शांतनु ठाकुर जहां ये बयान दे रहे थे, जहां भाषण दे रहे थे, वहां मतुआ समाज की बड़ी आबादी है और जो लगातार सीए लागू होने का इंतजार कर रही है। शांतनु ठाकुर पे लगातार दबाव अपने क्षेत्र के लोगों का रहता है, लिहाजा उन्होंने उस भाषण में बोल जरूर दिया है, लेकिन सीए लागू करने को लेकर हफ्ते भर के अंदर कोई तैयारी अभी नहीं है। उसको लागू जरूर किया जाएगा, बिल पास हो चुका है, लेकिन उसका समय अभी तय नहीं किया गया है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आमोद जी आपका। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, जहां आपको बता दें यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सीएम का यह बड़ा बयान। कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और कर्नाटक के मांड्या में हनुमान ध्वज हटाने पर तनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी, जेडीएस और बजरंग दल सड़क पर उतर आए थे। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। 108 फीट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज उतारा गया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कर्नाटक के मांड्या में, जहां हनुमान ध्वज हटाने पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सड़क पर प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, बीजेपी, जेडीएस और बजरंग दल सड़क पर हैं। भारी संख्या में हालांकि पुलिस बल की हालात को देखते हुए तैनाती की गई है, क्योंकि खबर यह आई कि 108 फीट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज को उतारा गया, जिसके बाद लगातार विरोध बढ़ता गया। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हिंदू पक्ष ने सील क्षेत्र में सर्वे पर रोक के आदेश वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें, शिवलिंग वजूखाना क्षेत्र का भी सर्वे कराने की मांग की गई है। बिना नुकसान पहुंचाए शिवलिंग की जांच हो, इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर कोर्ट से फिलहाल क्या बड़ी खबर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से क्या मांग की गई है, इस बारे में अपने सहयोगी पीयूष से करूंगी बात। लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट, जहां आपको बता दें हिंदू पक्ष की सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग है। वजूखाने को सील करने के आदेश को हटाया जाए। बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि वजूखाने का भी एएसआई सर्वे कराने जाने की मांग की गई है और सर्वे बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से
जांच करने की बात इसमें की जा रही है। संरक्षित क्षेत्र पर पहले का आदेश सुप्रीम कोर्ट हटाए, इसको लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और पीयूष इस बारे में और अपडेट हमें दे रहे हैं। पीयूष, क्या मांग अब कोर्ट के सामने रखी गई, क्योंकि ये भी इस मांग के तहत माना गया कि कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा परिसर में, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से सर्वे होना जरूरी है। बिल्कुल सुरभि, देखिए अभी जो ज्ञानवापी में सर्वे हुआ है उसमें वजूखाना क्षेत्र शामिल नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को उसे संरक्षित करने का आदेश जारी किया था और हिंदू पक्ष का ये दावा है कि वजूखाने में जो लिंग है वो शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि वो एक फव्वारा है। तो ऐसी स्थिति में उसमें स्पष्टता आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें वजूखाना जो संरक्षित क्षेत्र है अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उसका एएसआई सर्वे कराए जाने की मांग की गई है और साथ में ये कहा गया है कि किसी भी तरीके से कथित शिवलिंग को नुकसान नहीं पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से ये सर्वे कराया जाए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जब सुनवाई करता है तो क्या रुख अपनाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में वजूखाना क्षेत्र को संरक्षित करने का आदेश जारी किया था। जी सुरभि, हालांकि इसको लेकर आगे हियरिंग कब होगी पीयूष? देखिए इस मामले में जो सुनवाई होनी है वो मार्च में होनी है। अब देखना यह है कि जब मार्च में सुनवाई होती है तब सुप्रीम कोर्ट इस आवेदन पर सुनवाई करता है या पहले से जो याचिकाएं लंबित है उस पर ही सुनवाई करता है, क्योंकि जब पिटीशंस क्लब हो जाएंगी तभी इस मामले पर सुनवाई होगी। जी सुरभि, ये आपने बड़ी क्लैरिटी भी दी है कि किस तरीके से अलग अलग पिटीशन के तहत आज ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां हिंदू पक्ष ने अब सील इलाके में सर्वे की मांग रखी है। पीयूष पांडे इस बारे में हमें जानकारी दे रहे थे, उनसे इस बारे में और जानकारी लें। उससे पहले एक और डिटेल आपके सामने रख दें, क्योंकि एएसआई रिपोर्ट में ज्ञानवापी में मस्जिद की जगह मंदिर होने के 32 सबूत मिले। कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि मस्जिद के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथ भाषाओं में जिस तरीके से लेख मिलने के दावे किए जा रहे हैं, इस बात के पूरे प्रमाण है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण हुआ और हिंदू धर्म के कई प्रतीकों को ज्ञानवापी परिसर से मिटाने की कोशिश की गई। हालांकि एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष ने जल्द से जल्द पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने की भी मांग की है। अब एएसआई रिपोर्ट सामने आने के बाद जिस तरीके से इस पूरे मामले पर बड़ी खबरें आ रही हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का लेटेस्ट अपडेट हमारे सहयोगी पीयूष पांडे ने हमें दिया, जहां उन्होंने बताया कि हिंदू पक्ष ने किस तरीके से अब सर्वे कराने की मांग रखी है और यहां पर खास तौर पर अलग अलग पिटिशंस को लेकर जिस तरीके से सुनवाई हो रही है। आपको यह भी बता दें कि एएसआई रिपोर्ट सामने आने के बाद से हिंदू पक्ष मुस्लिमों से लगातार ये अपील भी कर रहा है कि ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपे, और इस पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से फिलहाल क्या कहा गया है, सुनिए। एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि पश्चिम की जो द्वार है, पश्चिम की जो दीवार है उसका हिस्सा मंदिर का है। इसके अलावा नंदी जो है उसका मुख भी मस्जिद की तरफ है और जो हाउस है वहाँ से एक शिवलिंग की आकृति भी पाई गई है। तो ये सब चीज़ें प्रमाणित करती हैं कि वहाँ पर मंदिर था। तो किसी की अमानत को उसे सौंप देना ये इस्लाम है। मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान के, उनका भी एक बड़ा स्टेटमेंट इसके पहले रहा है कि हमें अपनी ज़िद को जिताना है कि इस्लाम को जिताना है। तो ज़िद को जिताना है तो कोई बात नहीं, आप लड़ाई झगड़े करते रहिए, और इस्लाम को जिताना है तो जिसका जो हक है वो उसे दे देना ही इस्लाम है। आप उस मस्जिद के अंदर जब जाकर के देखेंगे ज्ञानवापी की उस मस्जिद के अंदर, तो मस्जिद में आपको मस्जिद के चारों तरफ वहाँ स्वामी विश्वनाथ का मंदिर मिलेगा और उसके आसार वहाँ पर सारे मिलते हैं। और ये जिस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है, एक चिढ़ाने वाला माहौल बनाया जा रहा है, मेरी उन सभी लीडरों से और उन सबसे दरख्वास्त है, सभी भाइयों से, कि इस तरीके के चिढ़ाने वाला माहौल ना बनाएं, एक बातचीत की माहौल फिज़ा पैदा करें और बातचीत के अंदर हमारे उलमा, हिंदू उलमा उसके अंदर, यानी कि जो हमारे स्वामी वगैरह और पंडित लोग हैं, वो एक सर जोड़ करके बैठे और एक राय बनाएं और उसके बाद इस पर फैसला लें कि आखिर इस पूजा स्थल का, इस इबादत गाह का हमने किस तरीके से फैसला करना है। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने ये मंदिर जो है, जिसका नाम विश्वरैया मंदिर था, प्राचीन मंदिर था, काफ़ी काशी मंदिर के साथ ये जुड़ा हुआ मंदिर था, इस मंदिर को तोड़ करके उन्होंने मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसका नाम रखा ज्ञानव्यापी मस्जिद। आप पूरे दुनिया में कहीं भी घूम लें, कोई भी मस्जिद आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो इस्लामिक नाम के अलावा हो। ये पहली मस्जिद है जिसका नाम संस्कृत में रखा गया है।
हमारी यही राय है कि आपसी एक बैठक करके लोगों के इस मसले का हल निकलना चाहिए, जो देश में एकता का पैगाम जाए, जो एक मोहब्बत का पैगाम जाए। और ज्ञानवापी पर गिरिराज सिंह का बयान, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मुस्लिमों से अपील, काशी हिंदुओं को सौंपे, सारे सबूत हिंदुओं के पक्ष में हैं, गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया। हम नारा लगाते रहे, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब काशी की बारी है, एएसआई ने रिपोर्ट दे दिया है। अब मुसलमान भाइयों से अपील है, वो काशी को हिंदुओं को सुपुर्द कर दें। सारे साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष में है। यही कार्यकर्ताओं का नारा था और है। अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और ज्ञानवापी पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट क्या कहती है, आपके सामने बहुत कुछ उदाहरण है। ये केवल हमारी आस्था नहीं, विरासत भी है। कोई इतिहास दायरे में कैद नहीं कर सकता। भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। और बड़ी खबर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर यह बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन दिल्ली में कहां है पता नहीं। ईडी की टीम हेमंत सोरेन के घर पर पहुंची थी। हेमंत सोरेन अपने घर पर मौजूद नहीं है। इस बीच खबर यह भी है कि हेमंत सोरेन का चार्टर्ड प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर ही है। दिल्ली में हेमंत सोरेन की तलाश जारी है। हालांकि वो कहां पर हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां टीवी9 भारतवर्ष लगातार आपको बता रहा है कि किस तरीके से ईडी की टीम उनसे सवाल जवाब करने के लिए उनके घर पर भी पहुंची। हालांकि खबर यह भी आई कि ईडी की टीम जो सुबह उनके घर पर पहुंची वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर निकली है। लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां ईडी की टीम हेमंत सोरेन के घर पर पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन अपने घर पर मौजूद नहीं है और सोरेन का चार्टर्ड प्लेन भी दिल्ली एयरपोर्ट पर ही बताया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में हेमंत सोरेन की तलाशी जारी है, क्योंकि वो कहां पर है इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है। जल्द इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन अवैध खनन और जमीन घोटाले में जिस तरीके से ईडी के निशाने पर हैं, ये पूरा मामला आखिर है क्या और ईडी ने हेमंत सोरेन को कब सम्मन किया, इस बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि बरगाई अंचल में जमीन घोटाले के आरोप के तहत ये सवाल जवाब किए जाने जरूरी हैं। हालांकि सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन खरीदने के आरोप को तहत सवाल किए जाएंगे और जमीन घोटाले के साथ साथ आपको बता दें आईएएस छवि रंजन समेत कई लोगों की इससे पहले ईडी जिस तरीके से इस पूरे मामले में गिरफ्तारी कर चुकी है, उसी आधार पर आगे की इन्वेस्टिगेशन की जानी जरूरी है। हालांकि जमीन घोटाले मामले में ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है, इसलिए उन्हें कई बार समन किया जा चुका है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि हेमंत सोरेन कहां पर है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ईडी ने हेमंत सोरेन को कब कब समन भेजा, इस बारे में भी डिटेल आपके सामने, क्योंकि पहली बार खबर आई थी 8 अगस्त 2023 को जब समन किया गया, फिर 14 अगस्त तक उन्हें हाजिर होने के निर्देश दिए गए, जबकि दूसरी बार 19 अगस्त 2023 को
24 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया गया। तीसरी बार समन हुआ 1 सितंबर 2023 को, जब 9 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया। चौथी बार 17 सितंबर को समन किया गया, 23 सितंबर तक हाजिर होने का निर्देश दिया गया। पांचवी बार 26 सितंबर को समन किया गया, 4 अक्टूबर को हाजिर होने के निर्देश दिए गए। वहीं छठा समन 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश इसमें दिया गया। सातवां समन 29 दिसंबर को, जहां पूछताछ के लिए खुद समय तय करने की भी बात कही गई। आठवां समन 13 जनवरी 2024 को, जहां 16 से 20 जनवरी तक का समय उन्हें दिया गया और 20 जनवरी को पहली बार पूछताछ भी हुई। अब 9वां समन 25 जनवरी 2024 को, जहां पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी का समय दिया गया। 10वां समन 27 जनवरी को, जहां 29 से 31 जनवरी का ये जो समय दिया गया है, सोरेन के घर पूछताछ के लिए टीम भी पहुंची है, लेकिन इस बीच अभी तक टीम उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर पाई है। लेकिन हेमंत सोरेन पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, जहां ईडी को हेमंत सोरेन की लोकेशन अब मिल गई है। ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है, जहां ईडी की टीम लगातार अभी तक हेमंत सोरेन को तलाश रही थी। उसी के तहत सोरेन की लोकेशन की जानकारी फिलहाल ईडी को मिल चुकी है। इस खबर पर और डिटेल जानकारी के साथ जितेंद्र हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, अभी तक का सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कहां है हेमंत सोरेन, अब उनकी लोकेशन को लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 7 बजे शांति निकेतन स्थित जो घर है हेमंत सोरेन का, वहां पर ईडी की टीम पहुंची थी। लगातार हेमंत सोरेन से संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन से ईडी का संपर्क हो गया है। ईडी के पास जानकारी है कि हेमंत सोरेन कहां पर है, तो हो सकता है कि जल्दी उनसे पूछताछ भी की जाए। हालांकि ये 10वां सम्मन था जो कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में दिया गया था। इससे पहले भी लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी। एक बार ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब दोबारा पूछताछ करना बेहद जरूरी हो जाता था। और जो आज जब ईडी की टीम सुबह 7 बजे शांति निकेतन स्थित उनके आवास पर पहुंची, तो बाकायदा वहां से कुछ दस्तावेज भी हैं जो इस केस से जुड़े थे, जो यहां से जब्त किए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि कुछ देर बाद हेमंत सोरेन की मौजूदगी को लेकर या फिर क्या वो कहां पर मौजूद है, इस बात को लेकर भी जल्द खुलासा हो सकता है। जी, हालांकि ये भी आज बड़े सवाल उठाए गए थे कि इस मामले को देखते हुए किस तरीके से उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, और दिल्ली से खबर यह आई थी कि बाकायदा पुलिस की टीम भी वहां मौजूद थी। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की एक टीम यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा जो झारखंड भवन है वहाँ पर भी बाकायदा ईडी की टीम गई थी, और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वहाँ पर ये जानकारी ली गई कि क्या हेमंत सोरेन यहाँ पर रुके थे और वो कब कब यहाँ पर रुकते हैं, इस बात की जानकारी वहाँ पर ली गई। इसके अलावा ईडी की एक टीम जो रांची में सीएम आवास है और जो सीएम ऑफिस है वहाँ पर भी पहुंची थी। तो हर जगह आज हेमंत सोरेन की तलाश सुबह 7 बजे से शुरू की गई, लेकिन अब जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन से ईडी का संपर्क हो चुका है। अब से कुछ देर बाद पता चल जाएगी लोकेशन की आखिरकार हेमंत सोरेन कहां पर है, और जो पूछताछ को लेकर बात है उसका भी खुलासा कुछ देर बाद अब होने की उम्मीद है। मामले पर नजर बनाए रखे जितेंद्र, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अब ईडी के इन्वेस्टिगेशन रूम में लालू यादव की मौजूदगी को लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार में समय का कालचक्र फिर बदला है। लालू और तेजस्वी के हाथ से सत्ता गए 24 घंटे हो चुके, और इन 24 घंटे में लालू यादव बिहार सरकार के अदृश्य बॉस की पदवी से ईडी के इन्वेस्टिगेटिंग रूम में पहुंच चुके हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव से ईडी की पूछताछ जारी है। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर है। आज लालू पटना में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के कार्यालय पहुंचे। आरजेडी सुप्रीमो के साथ उनकी बेटी मीसा भारती मौजूद थी। बड़ी तादाद में आरजेडी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, लेकिन जिस अंदाज के लिए लालू जाने जाते थे वो अंदाज गायब नजर आया। लालू यादव पटना में करीब 11:05 पर ईडी कार्यालय पहुंचे। लालू यादव अपने लाव लश्कर के साथ थे, साथ में कार्यकर्ताओं का हुजूम था। ईडी ऑफिस के बाहर पहुंचने पर लालू यादव की गाड़ी ने ही कैंपस के अंदर घुसने का प्रयास तो किया, लेकिन अनुमति नहीं मिली। पूछताछ के लिए पैदल ही आने को कहा गया। लालू पैदल कैंपस के अंदर तक आने को तैयार नहीं हुए और गाड़ी कैंपस के बाहर खड़ी हो गई। करीब आधे घंटे तक लालू इंतजार करते रहे, लेकिन ईडी प्रशासन ने लालू की कार को कैंपस के अंदर जाने की परमिशन नहीं दी। अंत में लालू को पैदल ही अंदर आना पड़ा। लालू को उनके सहायक ने सहारा दिया और उसके बाद वो ईडी कैंपस की तरफ रवाना हुए। उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने। हालांकि जिस कार में लालू थे उस कार में उनकी बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती भी थी। लालू जब पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस गए तो मीसा भारती पास ही में मौजूद एक मंदिर में भी चली गई। ईडी के ऑफिस के बाहर नारेबाजी होती रही। हालांकि आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसी इसके गलत इस्तेमाल के आरोप भी लगाए। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से आधे घंटे तक लालू यादव की गाड़ी को बाहर ही इंतजार करना पड़ा, क्योंकि कार को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। नतीजा ये हुआ कि पैदल ही ईडी परिसर में लालू यादव को ले जाया गया।
और इस बीच ईडी पूछताछ पर मीसा भारती का बयान आया कि मेरे परिवार को ईडी परेशान कर रही है, मेरे बच्चों का नाम आना ही अब बाकी रह गया है। कल सरकार गई, आज जांच के लिए बुला लिया गया। सबको पता है पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उम्र की वजह से बैठने में भी दिक्कत है। कल सरकार गई है और आज उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए। और पूरे देश के लोग और स्पेशली बिहार के लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है और सबसे बड़ा तो एज फैक्टर है, उनको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी की हेल्प की जरूरत होती है। देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है और बिहार के युवा को हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव ने क्या सीख दिया ये हमको नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर ये आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि उनको ये मैकेनिज्म बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना जाता है। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, सुबह के घटनाक्रम के आधार पर मेडिकल ग्राउंड्स एक तरफ, लेकिन अभी तक घंटों से हो रही पूछताछ को लेकर फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, पिछले 3 घंटे से लालू प्रसाद यादव हमारे पीछे जो ईडी कार्यालय है वहाँ पर मौजूद हैं और उनको ऊपर ले जाया गया है। इस बीच में मीसा भारती ने उनके लिए दवा, पानी और जो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो भी अंदर भेज चुकी हैं। एक बार अंदर गई थी उनका हालचाल लेने, लेकिन उनको तुरंत फिर वापस कर दिया गया है। और आप जरा यहाँ स्थिति देखिए किस तरीके से मीसा भारती जो लालू प्रसाद यादव के साथ आई थी, ईडी कार्यालय के ठीक सामने एक मंदिर है, उस मंदिर के कैंपस में जमी हुई हैं। उनके साथ उनके ठीक बगल में प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं जो नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री रहे थे। हालांकि मंदिर को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के कई बयान इन्होंने दिए और आज मंदिर की शरण में बैठे हुए हैं, वो भी उस वक्त जब लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं प्रवर्तन निदेशालय में, पटना क्षेत्रीय कार्यालय में, जहां पर उनसे ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में पूछताछ चल रही है। 3 घंटे से पूछताछ चल रही है। मीसा भारती से जब TV 9 भारतवर्ष ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि ईडी परेशान कर रही है, केंद्रीय एजेंसियां परेशान कर रही हैं, पूरे परिवार का नाम आया है, अब सिर्फ उनके बच्चों का नाम आना ही बाकी है, उनके जितने भाई बहन हैं उनके बच्चों का नाम आना बाकी है। लेकिन अब देखिए, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, तमाम जितने आप समझिए मंत्रिमंडल में वरिष्ठ सहयोगी थे, आरजेडी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, वो तमाम मीसा भारती के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। ठंड बहुत है, आप देख सकते हैं इस ठंड में भी किस तरीके से मीसा भारती यहाँ पर जमी हुई हैं। और पिछले 3 घंटे से अभी लालू प्रसाद यादव से पूछताछ चल रही है, लेकिन मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हो रही हैं। तेजस्वी यादव भी कल लगभग इसी वक्त में ईडी कार्यालय पहुँचेंगे, क्योंकि दोनों को समन था, लालू प्रसाद यादव को समन था 29 तारीख के लिए और 30 तारीख को तेजस्वी यादव के लिए ईडी ने समन दिया था पूछताछ के लिए उसी मामले में। और हालांकि देखिए, राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके से बदले, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आज सत्ता से बेदखल हो चुकी है। इसके पहले भी कई समन आए थे, लेकिन उस समन पे उपस्थित ना तो लालू हुए ना तेजस्वी यादव हुए। लेकिन सत्ता से बेदखल होने के बाद और जिस संयमित भाषा का तेजस्वी यादव ने इस्तेमाल किया, उससे ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक अगर समीक्षा इसकी करें तो एक सहानुभूति लेने की कोशिश भी, एक विक्टिम कार्ड खेलने की भी कोशिश कि एक तरफ वो सत्ता से बेदखल हुए और दूसरी तरफ वो ईडी कार्यालय में उनको परेशान किया जा रहा है। और उसी तरीके से मीसा भारती ने यह बयान भी दिया हमसे कि उनको परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। खबर अभी आपने दी, उसी के बारे में अगली जानकारी भी दर्शकों को दे दें, क्योंकि कल तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। फिलहाल ईडी दफ्तर के बाहर से रुपेश हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 3 घंटे से लालू यादव से अंदर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की पूछताछ को लेकर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि कल पटना में ईडी दफ्तर तेजस्वी पहुंचेंगे और ईडी कल तेजस्वी यादव से करेगी सवाल जवाब। और खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं, जहां 3 हफ्ते पहले मालदीव ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोला। वहां के राष्ट्रपति मोइजू चीन की गोद में जाकर बैठ गए। अब उसी मालदीव की संसद में हुए बवाल की तस्वीर आपके सामने। भारत विरोधी सांसद और भारत समर्थक सांसद आपस में भिड़ गए। बाकी संसद में किस तरीके से जबरदस्त बवाल होता रहा, यह तस्वीर देखिए। मालदीव की पूरी संसद सर्कस की तरह नजर आई। सांसद आपस में हाथापाई करते रहे, धक्का मुक्की होने लगी, सांसद स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए। इसी धक्का मुक्की में एक सांसद चोटिल भी हो गया। और मालदीव की संसद में यह घमासान राष्ट्रपति मोइजू की गठबंधन पार्टी और विपक्षी सांसदों के बीच हुआ। मोइजू मंत्रिमंडल के 4 सांसदों के कार्यकाल को मंजूरी दिलाई जानी थी और इसके लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया। वोटिंग होनी थी,
लेकिन वोटिंग से पहले ही भारत समर्थक विपक्षी दल ने विरोध जताना शुरू कर दिया और फिर लात घूंसे तक चलने लगी। सत्ता पक्ष के सांसद विपक्षी सांसदों पर हावी रहे। मौजू के सांसदों ने विपक्षियों को दबाने की कैसे कोशिश की, यह तस्वीर देखी। सांसदों को कुर्सी से उठने तक नहीं दिया गया। जो लोग उठे उन्हें पीटना शुरू कर दिया। कई सांसदों को जमीन पर गिरा दिया गया। सत्ता पक्ष ने संसद के दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजों के अंदर किसी भी विपक्षी सांसद के शामिल होने नहीं दिया गया। और मालदीव में ही जनता सीधे राष्ट्रपति को चुनौती दे रही है। 50% से ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति चुना जाता है।